गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में आपकी पुस्तक व्याकरण वाटिका का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी, हमारी भाषा। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। वह सोच विचार कर सकता है और अपनी सोच को दूसरों के सामने क्या कर सकता है? रखना चाहता है। इसी प्रकार से जैसे मनुष्य अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए पहले तो किसका वो करते थे? पहले संकेतों, कुछ ध्वनि चिन्हों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे इन ध्वनियों को क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया और कुछ ध्वनि समूह जो हैं वो किसी विशेष वस्तु का क्या बन गए? प्रतीक बनते गए। और उन्होंने, उन संकेतों ने किसका स्थान ले लिया? शब्दों का स्थान ले लिया। और एक के बाद एक जो है शब्द जुड़ते गए और यही इन शब्दों से ही किसका जन्म हुआ? भाषा का जन्म हुआ। अब देखो, आज के सभ्य मनुष्य समाज का कार्य व्यवहार जो है वो भाषा के बिना क्या नहीं है? संभव नहीं है। इसी प्रकार से केवल मनुष्य ही है जो भाषा का क्या करता है? विविध रूपों में प्रयोग करता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा हम अपने मन में उठने वाले विचारों को, भावों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं और सामने वाला उससे क्या कर सकता है? समझ सकता है। अब भाषा जो है वो दो प्रकार की होती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह होती है जिसमें हम क्या करते हैं? बोलकर और सुनकर क्या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक भाषा के जो उदाहरण है वो है बातचीत करना, जैसे फोन वगैरह पे बात करना, कहानी सुनाना, गीत सुनाना, और जो ये टीवी पे जो जितने भी कार्यक्रम, नाटक वगैरह आते हैं वो किसी का, कौन सी भाषा का रूप होते हैं? मौखिक भाषा का रूप होते हैं। भाषण देना ये भी एक मौखिक भाषा का ही रूप है। उसी प्रकार से सेकंड जो है भाषा का रूप वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों और विचारों को क्या करते हैं? लिख करके और सामने वाला उसे पढ़ करके समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो इसके जो उदाहरण है वो है जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र या पत्रिकाएं, जो हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर, जो अखबार आता है वो वह भी लिखित भाषा का ही रूप है। मेल, ये जो है लिखित भाषा के उदाहरण है। इसी तरह से भाषा के कुछ अन्य रूप भी होते हैं, जैसे बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली जो होता है वो भाषा का छोटा रूप होता है, एक सीमित क्षेत्र। भाषा जो बोली जो है वो भाषा के एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका साहित्य जो है वो लिखित रूप में नहीं होता, अपितु जैसे लोक कथाएं, लोकगीत के रूप में मिलता है। और बोलियां ही जो होती है वो विकसित होकर के भाषा का रूप ले लेती है। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी खड़ी बोली से हुआ है। तो बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या होती है? भाषा होती है। अब है बोली और भाषा में कुछ अंतर होता है। तो बोली तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, बड़ा होता है। और बोली क्या होती है? बोली का अपना एक मौखिक साहित्य होता है और भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। तीसरा जो है इसका, बोली का जो स्वरूप है वो मानक नहीं होता, जबकि भाषा का स्वरूप मानक होता है। उसके बाद है मातृभाषा। मातृभाषा किसको कहते हैं? जो भाषा हम अपने परिवार से सीखते हैं, जिस भाषा को हम अपने घर में बोलते हैं वो मातृभाषा कहलाती है। और जो ज्ञान का सबसे बड़ा उपयुक्त जो माध्यम है वो मातृभाषा ही है। जैसे पंजाब में रहने वाले लोग हैं, उनकी मातृभाषा कौन सी होगी? पंजाबी होगी। बंगाल में रहने वाले लोगों की जो मातृभाषा होगी वो कौन सी होगी? बंगाली होगी। तो मातृभाषा जिस भाषा को हम अपने घर परिवार से सीखते हैं। उसके बाद सेकंड आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के अधिकांश प्रदेशों, समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के द्वारा बोली जाती है। इस दृष्टि से हिंदी का जो स्थान है वो सर्वोपरि है, क्योंकि भारत में
राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्र में यही भाषा बोली जाती है। उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग हम क्या करते हैं? सरकारी कार्यालयों के कामकाज में करते हैं, तो वह राजभाषा कहलाती है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इस दिन प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? भाषा की एकरूपता को बनाए रखने के लिए विद्वानों द्वारा भाषा के अनेक रूपों में से जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह भाषा का क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। और जो खड़ी बोली हिंदी है वो हमारी भाषा का मानक रूप है। उसके बाद में नेक्स्ट जो भाषा है वो है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग लोग आपस में बातचीत, आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। और भारत की जो संपर्क भाषा है वह हिंदी, और जो विश्व की संपर्क भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी है। उसके बाद में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्या दिया गया है? अष्टम अनुसूची में स्थान दिया गया है, जैसे असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये जो 22 भाषाएं हैं उनको भारतीय संविधान की अष्टम सूची में क्या है? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। उसके बाद है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने की विधि या फिर तरीका या ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। और हमारी हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे देवनागरी लिपि में वर्णों का जो क्रम होता है वो क्या होता है? वैज्ञानिक और व्यवस्थित होता है। उसके बाद देवनागरी लिपि का किसी भी भाषा में अनुवाद या लिपि अंतरण हो सकता है। और प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह और मात्राएं होने के कारण लेखन में शुद्धता है। और देवनागरी लिपि की एक खास विशेषता यह है कि यह लिपि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। उसके बाद आता है आपका व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा की शुद्ध रूपता तथा शुद्ध प्रयोग का क्या होता है? ज्ञान होता है। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्णों के आकार, भेद और उच्चारण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। शब्द विचार, शब्दों के रूप, भेद आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्यों के प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों का जो अध्ययन होता है वो वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साहित्य। कि साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य शब्द की उत्पत्ति से प्लस हित के योग से हुई है। से का मतलब होता है सबका, यानी संपूर्ण समाज से है, और हित लाभ, जहाँ पे क्या हो? संपूर्ण समाज का हित है। हिंदी साहित्य में साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है संपूर्ण समाज का हित। और जो साहित्य है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य किसे कहते हैं? इसे काव्य, कविता भी कहा जाता है। जब कवि अपने मन के विचार एवं भावों को छंद, तुक, लय आदि के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, तब उसे पद्य साहित्य कहते हैं। और पद्य साहित्य के कुछ कवि हैं और उनके द्वारा लिखित कुछ काव्य हैं, जैसे कबीर के द्वारा बीजक, तो ये पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। सूरदास ने सूरसागर, तुलसी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बिहारी की बिहारी सतसई, ये सब जो है पद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य किसे कहते हैं? इसमें लेखक अपने मन के भावों एवं विचारों को
गद्य के अंतर्गत निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि आते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं जो गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा, जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, भीष्म साहनी की तमस, फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल, ये जो है वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।